स्वागत है सभी का। आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। समास समास का शाब्दिक अर्थ होता है समस्त, यानी समस्त पद, यानी एक पूरा पद जो है वो समास कहलाता है। जब इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, समास की परिभाषा, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त मतलब छोटा कर देना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम दो शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। यानी कि दो पूर्व पद और उत्तर पद, दो पदों को जोड़कर जब एक ही पद बनाया जाता है, यानी एक ही शब्द बनाया जाता है दो शब्दों को जोड़कर, वहाँ पर क्या होता है? समास। तो समास को हमने परिभाषा के माध्यम से समझा। इसमें दो चीज़ होती हैं। एक तो समस्त पद क्या है? जो शब्द समास के नियमों से बनता हो समासिक शब्द कहलाता है, यानी दो पदों को जोड़ के जो अंतिम में जो पद बनता है वह समासिक पद कहलाता है। और पूर्व पद और उत्तर पद, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और उत्तर पद को उत्तर पद यानी बाद का पद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो अब हम समास के भेद देखते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं ये: तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये समास के भेद हैं। समास के भेदों को याद करें इस प्रकार से। तो समास के तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समासों को हम समझेंगे। तत्पुरुष समास सबसे पहले समझेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी? तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद का पद जो है उसमें प्रधान होता है, यानी प्रथम पद गौण हो जाता है, यानी पहला पद जो है वो कम महत्व का हो जाता है और उत्तर पद यानी बाद का पद ज़्यादा महत्व का हो जाता है। और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम समासिक पद बनाते हैं, एक पद बनाते हैं, तो उसका बीच की जो विभक्ति होती है उनका लोप हो जाता है। इसकी मुख्य विशेष पहचान यह है, इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण के जो कारक चिन्ह होते हैं, इन समासिक पदों को तोड़ने पर ये हमको चिन्ह मिलते हैं इनके बीच में। इस समास में आने वाले कारक चिन्ह को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। यानी कि दो शब्दों को, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का जो बीच में संबंध कारक शब्द है उसका लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला यानी मूर्तिकार। और इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम अव्ययी भाव समास की बात करते हैं, उसको परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए समझते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, ठीक है, यानी अव्यय मतलब जिसको व्यय नहीं किया जा सके, यानी जो बदल नहीं सके, जो खर्च न हो, यानी जो लिंग, वचन, काल इत्यादि के अनुसार जो बदलता नहीं है। जैसे प्रतिदिन एक शब्द है, वह प्रतिदिन जाती है, वह प्रतिदिन जाएगा, वह प्रतिदिन आएगी। कोई भी किसी पर भी प्रति शब्द लगाओगे, प्रति लगाओगे आप, तो वह उसमें विकार नहीं होता, तो उसको अव्यय कहते हैं। और जब जिसमें ये लगा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अब अव्यय जिन शब्दों में लिंग, कारक, काल इत्यादि शब्दों से कोई भी परिवर्तन या प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहें, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। ये इस प्रकार के शब्द इनमें आते हैं। जो भी शब्द होगा उसके पहले अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि। जैसे आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिपल, यथाशक्ति, यथासंभव, भर सक, भरपेट, हर दिन, हर समय। इस प्रकार से ये आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अव्यय। ये बदलते नहीं हैं। प्रति जो है किसी के परेशान लगेगा, किसी भी काल में, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में ये लगेंगे, तो ये बदलते नहीं हैं। अब हम देखिए उदाहरण से समझते हैं। आजन्म, आजन्म मतलब का होता है इसका विग्रह करने पर जन्म से लेकर, तो से जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। तो जन्म से लेकर
जो है वो आजन्म हो गया, और आ क्या है आगे, अव्यय है। यथामति, इनका एक ये विशेषण भी होते हैं, ये जो आजन्म जैसा लिखा है ये विशेषण शब्द भी बनते हैं। यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, ठीक है। तो इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि अव्यय क्या होते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा और उदाहरण हम अब समझेंगे। वह समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें भी पहला पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद उसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक पद उपमान होगा जिसकी तुलना की जाती है, और एक पद उपमेय होगा जिससे उपमान जिससे तुलना की जा रही है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, चरण कमल, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण। तो यहाँ पर चरण कमल जो है वो इसी प्रकार नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है, ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। पीतांबर, पीला है जो अंबर यानी वस्त्र। महान जो है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। ये सभी क्या हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं द्विगु समास की। अब हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ गए हैं। अब द्विगु समास में देखिए क्या होता है। जो पहला पद द्विगु समास में होता है उसको परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। उदाहरण के लिए समझिए, पहले परिभाषा देखिए, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला पद तो उसका क्या होगा, संख्यावाचक, 1 2 3 4 5 20 25 1000 सहस्त्र शत कुछ भी होगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा पद होगा विशेष्य होगा। तो पूरा जो पद बनेगा वो किसकी बात, वो किसी संख्यावाचक विशेषण की बात करेगा। दोपहर, दोपहरों का समाहार, दोपहर जो शब्द बन रहा है ये द्विगु समास से बना हुआ है। दोपहर, दो, यहाँ पर दो देखिए संख्या है। शताब्दी, 100 सालों का समूह या 100 अब्दों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, समाहार मतलब भी समूह होता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो ये देखिए, ये थे आपके उदाहरण जिनके माध्यम से आप द्विगु समास को समझे, यानी कि इनमें पहले क्या होता है, संख्या होती है। और भी हैं, चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। ये सभी क्या हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। इनमें पहला पद संख्यावाचक है। आइए अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। परिभाषा और उदाहरण इनका समझते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए वहाँ समास द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद दोनों समान महत्व के होते हैं, और जब उनको मिलाते हैं तो उनके बीच का अथवा या और वाला शब्द लोप हो जाता है। जैसे अन्न जल, ये समासिक पद है, तो अन्न और जल, यहाँ पर और जो शब्द है वो लोप हो जा रहा है। अपना पराया, अपना और पराया दोनों का बराबर महत्व है, अपना और पराया, तो और लुप्त हो गया। राजा और रंक, राजा रंक। बहुव्रीहि समास को अब हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। बहुव्रीहि समास की परिभाषा, जिस समास में के समस्त पदों में से कहीं भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास होता है। तो जहाँ पर न पहला पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, यानी दोनों भी का कोई महत्व नहीं होता, एक तीसरा पद बन जाता है, उसका महत्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए गज से आनन वाला, गज पहला पूर्व पद है, आनन मतलब होता है मुंह, दूसरा पद है, तो गज से आनन वाला या गज सा आनन, तो मुख ये किसके लिए है, गजानन, भगवान गणेश जी के लिए। ऐसे ही त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, 3 लोचन है जिसके, ठीक है, त्रिलोचन, ठीक है। ऐसे ही दशानन, 10 हैं आनंद, यानी कि यहाँ पर किसी दूसरे की बात समझ में आ जा रही है। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें अगर पसंद आया हो तो।